फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके लिए एक और सोशलॉजी के लेक्चर से रिलेटेड सीरीज़ का नया लेक्चर लेके हाज़िर खिदमत हूँ। और ये लेक्चर नंबर 10 है सीरीज़ का। अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देखना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट के ऊपर ये सारे के सारे लेक्चर्स मौजूद हैं। आज हम ऑगस्ट कॉम्ट को एज एन एवोल्यूशनिस्ट जो है वो देखेंगे कि एवोल्यूशनिस्ट थ्योरिस्ट के तौर पे ये किस तरह से वर्क करता रहा है। मैं हूँ मोहम्मद नौफल सफ़ान फ्रॉम सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरा हक बनता है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। आगे चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। इंट्रोडक्शन टू सोशलॉजी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं हमेशा से इसके लिए ज़रूर करता हूँ कि सोशलॉजिस्ट जो होते हैं, मिसाल के तौर पे ऑगस्ट कॉम्ट खुद, इब्न खल्दून, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाल दुर्खेम, टैलकट पैरसन और मज़ीद बहुत सारी इसकी सीरीज़ है। लेकिन मैंने यहाँ ये नाम इस वजह से दिए हुए हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर CSS जो एग्ज़ाम है जिसकी मैं तैयारी कराता हूँ, तो उसके हवाले से कुछ नाम सोशलॉजी के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारे के सारे सोशलॉजिस्ट आखिर करते क्या हैं, सोशलॉजी है क्या, एक सोशलॉजिस्ट करता क्या है। तो सोशलॉजिस्ट कुछ नहीं करता, सोशलॉजिस्ट सिर्फ ये ऑब्ज़र्व करता है कि माशरे के अंदर चेंज कैसे आ रही है, उसके अवामिल, उसकी वजूहात को जो है वो तलाशता है कि वो क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है वो माशरा चेंज हो रहा है और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब से हो रहा है और कब तक होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो सोशलॉजिस्ट, बस ये जो है वो उसका काम होता है। ठीक है जी। ऑगस्ट कॉम्ट फ्रेंच जो है वो फ़िलासफ़र था और 1857 में इसकी डेथ हुई। ही इज़ कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सोशलॉजी। सो he actually devised 3 stages and positivism। तो इसने 3 स्टेजेस जो हैं सोशलॉजी के अंदर जो है वो सोसाइटी के एवोल्यूशन के 3 स्टेजेस को डिवाइस किया और इसी का नाम पॉजिटिविज़म भी कहलाता है। इसी को पॉजिटिविज़म भी कहते हैं। और ये 3 स्टेजेस जो हैं वो थियोलॉजिकल स्टेज है पहला, दूसरा मेटाफिज़िकल स्टेज है और तीसरा जो है वो पॉजिटिव स्टेज है। इसको हम बिना टाइम ज़ाया किए डिटेल में देखते हैं कि ये आखिर क्या चीज़ है। सिंपली व्हाट इज़ पॉजिटिविज़म। ऑगस्ट कॉम्ट का जब नाम आता है, एक तो ये कि वो फादर ऑफ सोशलॉजी के तौर पे मशहूर हैं कि वो फादर ऑफ सोशलॉजी हैं, उन्होंने जो है सोशलॉजी की इब्तिदा करी। और जो है वो दूसरा ये कि उनको पॉजिटिविज़म का जो है भी बानी कहा जाता है। कि पॉजिटिविज़म क्या है, तो पॉजिटिविज़म इज़ दैट ये कि सोशलॉजी इज़ साइंस, सोसाइटी नहीं बल्कि सोशलॉजी इज़ साइंस। तो पॉजिटिविज़म के जो पॉजिटिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सोशलॉजी इज़ साइंस। आगे चलते हैं। अब ये एवोल्यूशनरी थ्योरीज, क्योंकि एवोल्यूशनिस्ट है जो ऑगस्ट कॉम्ट जो थे वो एक एवोल्यूशनिस्ट थे। तो एवोल्यूशनिस्ट क्या करते हैं सुन लीजिए। सोशलॉजी के अंदर आर बेस्ड अपॉन द एजम्पशन दैट सोसाइटी ग्रेजुअली चेंज फॉर सिंपल बिगिनिंग इनटू इवन मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अर्ली सोशलॉजिस्ट बिगिनिंग विद ऑगस्ट कॉम्ट believe that human societies evolve in unilinear way that is in one line of development। तो जो है वो ऑगस्ट कॉम्ट भी उन सोचने वाले मुफक्करीन में से था कि सोसाइटी एक तो चेंज हो रही है और जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है। यानी कि पहले सादी थी, अब जो है वो थोड़ी सी दुश्वार हो गई है, मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गई है। इसी तरीके से वो ये कह रहा है कि यूनिलीनियर है, ये एक सिम्त में बढ़ रही है, यानी कि वापसी का रास्ता नहीं है। यानी कि अगर एक दफ़ा ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गई तो कॉम्प्लेक्स से दोबारा सिंपल नहीं होगी। ठीक है जी, यूनिलीनियर इसको ये कह रहा है। ठीक है जी। एवोल्यूशनरी जो थ्योरी है उसी से रिलेटेड है, एवोल्यूशनिस्ट ये इसीलिए कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अर्ली सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन थ्योरीज, द आइडियाज़ ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट 1798 से 1857 तक ज़िंदा रहा। हर्बर्ट स्पेंसर भी एवोल्यूशनिस्ट है, याद रखिएगा, 1820 से 1903 तक ज़िंदा रहा। लुइस हेनरी मॉर्गनथ्यू ये भी जो है वो 1818 से 1881 तक ज़िंदा रहा। ये भी एवोल्यूशनिस्ट सोशलॉजिस्ट है। 3 नाम आप याद रखिएगा, एवोल्यूशनिस्ट हैं। ये जो थ्योरीज़ हैं मुख्तलिफ सोशलॉजी की, उसमें एवोल्यूशन थ्योरी भी है। तो जो उससे रिलेटेड ये 3 हैं, ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर और लुइस मॉर्गनथ्यू, हेनरी मॉर्गनथ्यू। कहते हैं डेवलप्ड साइमल्टेनियसली विद बट इंडिपेंडेंटली ऑफ चार्ल्स डार्विन्स वर्क एंड वर पॉपुलर फ्रॉम द लेट 19th century to the end of World War I
तो चार्ल्स डार्विन जो था उसने एवोल्यूशन की एक थ्योरी दी थी कि जो है वो किस तरीके से जानदार जो हैं वो पैदा हुए और फिर उन्हीं से जो है वो मज़ीद नस्लें आगे बढ़ती चली गईं। जैसे एक उसकी मिसाल है कि बंदर से जो है वो इंसान बन गया। तो वो ये एक उसने सिंपल से कॉम्प्लेक्स होने की एक जो है वो पूरी की पूरी एवोल्यूशन थ्योरी बायोलॉजी की दी थी। उसी बायोलॉजिकल थ्योरी को अप्लाई करते हुए जो है ये सोशलॉजिस्ट, जिसमें सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्ट, फिर हर्बर्ट स्पेंसर और लुइस मॉर्गनथ्यू जो है, ये लोग सारे के सारे जो है वो इसी आइडिया को जो है वो सोशलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। चार्ल्स डार्विन थ्योरी जैसे मैंने बताया एवोल्यूशन की थ्योरी थी और ये जो है वो आपको मैं बता चुका हूँ, आप इसको स्टिल करके देख लीजिएगा। यूनिलिनियर एवोल्यूशन, also called unilineal evolution, is a theory of cultural progression which takes its roots from older Darwinism's evolutionary theory, which notes the tendency of organism to progress from simple to complex over the time. So evolutionary sociologists say that society convert in simple to complex form, and societies passes through the same successive stage of evolution and inevitably reach same. And on the other hand, multi-linear evolution change can occur in several ways. तो कहता है कि यूनिलीनियर जो एवोल्यूशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि सोसाइटी एक सिम्त में जाती है, मुख्तलिफ सिम्तों में नहीं जाती है, बस ये। और यानी कि इसका यूनिलीनियर का एक मैं इसका ये मफहूम ये भी अखज़ करता हूँ कि अगर एक दफ़ा सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो गई तो कॉम्प्लेक्स से सिंपल भी नहीं होती। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखते हैं ऑगस्ट कॉम्ट इस सिलसिले में क्या लेके आया। ये फ्रेंच थिंकर था, फादर ऑफ सोशलॉजी भी कहलाता है, और मैंने डेट आपको इसमें दे दी है, पढ़ लिएगा। कॉम्ट वॉज प्राइमरली सोशल रिफॉर्मर, एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे वो उभरा, वो कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहता था माशरे के अंदर। हिज गोल वॉज अ सोसाइटी इन विच इंडिविजुअल्स एंड नेशंस कुड लिव इन हारमनी एंड कम्फर्ट। वो ये सोशल रिफॉर्म्स इस नीयत से लाना चाहता था कि हर माशरे का फ़र्द और हर माशरे की कौम जो है वो आराम से रह सके और आसानी से रह सके। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। वो कहता है कि इस सिलसिले में उसने क्या किया, हिज सिस्टम फॉर अचीविंग सच सोसाइटी इज़ प्रेजेंटेड इन हिज कोर्स डी फिलोसफी पॉजिटिव। ये फ्रेंच के अंदर एक राइटिंग की सीरीज़ थी, एक किताब नहीं थी बल्कि एक सीरीज़ थी। इन इंग्लिश उसको कहते हैं द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। ठीक है जी, ये वाज अ सीरीज़ ऑफ टेक्स्ट रिटन बाय ऑगस्ट कॉम्ट, फिलोसोफर ऑफ साइंस एंड फाउंडिंग सोशलॉजिस्ट ऑगस्ट कॉम्ट बिटवीन 1830 टू 1842। कुछ रिवायतों में जो है ये 1830 से पहले से भी जो है वो इसकी रिवायतें अखज़ की जाती हैं। बहरहाल जो इंसाइक्लोपीडिया इस वक्त बता रहा है 1830 से 1842 बता रहा है कि इस दौरान में जो है वो ऑगस्ट कॉम्ट में जो है ये कुछ राइटिंग्स, कुछ पेपर्स लिखे, कुछ उसके जो है वो रिसर्च जो है वो छपी जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो वो एक पूरी सीरीज़ थी जिसको बाद में जो है वो तर्जुमा भी किया गया, वो भी बताता हूँ कैसे हुआ। तो वो कहता है कि इसमें इसने बताया कि किस तरह से माशरे को जो है उसमें जो है वो एवोल्यूशन आता है। कहता द वर्क वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय हैरेट मार्टिन्यू, मार्टिन कह लें या हैरेट मार्टिन्यू, इसकी मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था, ऐसा नाउन है ये। तो बहरहाल हैरेट मार्टिन्यू एंड कंडेंस्ड टू फॉर्म द पॉजिटिव फिलॉसफी ऑगस्ट कॉम्ट 1853। तो हैरेट ने जो है इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश के अंदर 1853 के अंदर। द फर्स्ट 3 वॉल्यूम्स ऑफ द कोर्स डील चीफली विद द फिजिकल साइंसेज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसने कहा कि ये जो सीरीज़ थी राइटिंग्स की, इसकी जो पहले 3 किस्तें थी, 3 वॉल्यूम जो थे वो बेसिकली प्योरली फ़िज़िकल साइंसेस पे मबनी थे। बहरहाल आखिर के वेयर इज़ द लेटर 2 emphasized the inevitable coming of social sciences। आखिर की दो वॉल्यूम्स थे वो सोशल साइंसेस से रिलेटेड थे। यूँ जो है ये आपके सामने जो है वो ये किताब जिसका नाम द पॉजिटिव फ़िलॉसफी ऑफ ऑगस्ट कॉम्ट छपी 1853 में किताबी सूरत के अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब ये कोर्स ऑफ पॉजिटिव फ़िलॉसफी है क्या, इसमें क्या बताया। ऑगस्ट कॉम्ट सेड दैट देयर हैज़ बीन 3 स्टेजेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन। उसने पूरी की पूरी दुनिया की सोशल एवोल्यूशन को, जब से इंसान जो है वो बना,
उस वक़्त से जब से सोसाइटी कोई तश्कील में आई, माशरा तश्कील में आया, वो कहता है कि 3 स्टेजेस है, उसको 3 हिस्सों में से डिवाइड कर दिया। ईच सक्सीडिंग स्टेज इज़ सुपीरियर टू एंड मोर इवॉल्व्ड देन द प्रीसीडिंग स्टेज। और जो पिछला दौर था वो अगले दौर से सिंपल था, अगला दौर जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स था, आने वाला दौर जो है मोर कॉम्प्लेक्स था। तो 3 स्टेजेस बताए। कहता है द ऑगस्ट कॉम को रिलेटेड ईच मेंटल एज ऑफ मैनकाइंड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स accompanying social organization and typical and type of political dominance। ठीक है जी, इसको आगे क्लियर करते हैं, आगे चलने दें। ये देखिए लॉ ऑफ 3 स्टेजेस मैंने यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस क्या 3 स्टेजेस हैं। वो कहता है पहला सोसाइटी का स्टेज था थियोलॉजिकल या फिक्शियस, दूसरा था मेटाफिजिकल या एब्स्ट्रैक्ट, और तीसरा था पॉजिटिव यानी कि साइंटिफिक। तो ये पॉजिटिविज्म का बानी इस वजह से कहलाता है कि जो कहता है कि मौजूदा दौर जो है ये पॉजिटिव दौर है, और जो है इसने नाम जो है पॉजिटिव रखा। थियोलॉजिकल के फिर 3 स्टेजेस हैं, वो आगे चल के देखते हैं। ठीक है जी। अब वो कहता है कि थियोलॉजिकल स्टेज यानी कि जो पहला स्टेज जो सोसाइटी का था, वो कहता है ये 1300 AD तक बरकरार रहा, यानी कि जब से इंसानियत है तब से लेकर 1300 ईस्वी तक जो है ये थियोलॉजिकल स्टेज था, जिसमें कि इंसान सुपर नेचुरल चीज़ों को जो है वो अपना खुदा तस्वुर करता था। थियोलॉजिकल थिंकिंग से इम्प्लाइज बिलीव इन सुपर नेचुरल पावर्स। द थियोलॉजिकल स्टेज इज़ द फर्स्ट एंड इट करेक्टराइज द वर्ल्ड प्रायर टू 1300 AD। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो किसी चीज़ को पूज रहा है ये शख्स, और ये ऑब्जेक्ट है, ये फिज़िकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये माफूकुल फितरत है। वो किस तरीके से देख लेते हैं। कहता है थियोलॉजिकल स्टेज है। अभी थियोलॉजिकल स्टेज मज़ीद 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड हो रहा है। पहला है फैटिशिज्म। वो कहता है कि फैटिशिज्म में क्या है, वो कहता है कि ये एनिमिज़म भी कहलाता है। एनिमिज़म के मतलब हैं कि फैटिशिज्म का मतलब इज़ द प्राइमरी स्टेज ऑफ द बिलीफ इन सुपर नेचुरल, और फैटिश मीन्स लाइफलेस और इनएनिमेट एंड इज़म मीन्स फिलॉसफी। कुल मिला के ये कह रहा है कि फैटिश के मतलब हैं लाइफलेस चीज़। ठीक है जी। फैटिशिज्म जो हुआ वो क्या हुआ, वो ऐसी चीज़ों की पूजा हुई, ऐसी चीज़ों को मानना हुआ इंसान का जो कि लाइफलेस है। ठीक है जी। तो लाइफलेस चीज़ों को वो अब खुदा मान रहा था, और ये पहला थियोलॉजिकल स्टेज का पहला पार्ट था। थियोलॉजिकल स्टेज 3 स्टेजेस पे है। अब यहाँ पे जो है ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, माफूकुल फितरत चीज़ें हैं, सुपर नेचुरल हैं। सुपर नेचुरल क्या है, बीइंग्स हैं, सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं। ये बीइंग्स का लफ्ज़ याद रखिए, चीज़ें हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें हैं ये। ठीक है जी। अब वो सुपर नेचुरल चीज़ें क्या हैं, वो कहता है कि भाई स्टोन्स हैं, स्कल्स हैं, ट्रीज़ हैं। उसने इनको जो है वो सुपर नेचुरल बना लिया। उसने कहा भाई ये पत्थर जो है मुक़द्दस है, ये हमारे सारे काम कराता है। ये किसी कोई खोपड़ी पकड़ ली, उसको रख लिया अपने पास, कह रहा भाई ये खोपड़ी जो है हमारे काम निकाल देगी। तो ये जो सुपर नेचुरल थिंग्स थी, इनको उसने जो है वो पूजना शुरू कर दिया। और इस दौर के अंदर सिलर्जी का कोई रोल नहीं था, कोई इस वक्त कोई मौलवी नहीं था, कोई प्रीस्ट नहीं था, और जो है ना तो इस दौर का इंसान जो है वो किसी मौलवी या प्रीस्ट को मानता था। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। कहता है पॉलीथिज्म। Polytheism is the second stage of the theological stage. Thinking in this stage, people believe that each natural force were controlled by different gods. For example, god of rain, god of water, god of fire, god of air, etc. जितने पढ़ लीजिएगा इसको। यानी कि मुख्तसर ये कि पॉलीथिज्म वो स्टेज आ गया, सुपर नेचुरल, ये भी सुपर नेचुरल बीइंग्स ही हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें हैं, लेकिन अब की दफ़ा उसने अलग अलग कर दिया कि भाई बारिश के लिए अलग जो है वो खुदा है, और पानी के लिए अलग खुदा है, आग के लिए अलग खुदा है, और वो बाकायदा चीज़ें हैं। ठीक है जी। सुपर नेचुरल चीज़ें हैं वो, ये याद रखिएगा। फ़र्क मैं बताता हूँ क्या चीज़ें हैं, इससे क्यों मैं ज़ोर दे रहा हूँ उस पर। आगे चलते हैं। मोनोथेइज्म। अब अगला स्टेज जो है वो सुपर नेचुरल। मैंने आपको अब तक कब को कितने बता दिए, मैंने आपको पॉलीथिज्म बता दिया, मैंने आपको फैटिशिज्म बता दिया। फैटिशिज्म हो गया यानी कि एनिमिज्म हो गया, पॉलीथिज्म हो गया, और तीसरा स्टेज अब आया मोनोथिज्म। मोनोथिज्म जैसे कि मोनो से आपको लग रहा है कि मोनो कनॉट वन,
तो मोनोथेइज्म के अंदर ये बिलीव किया जा रहा था कि तमाम चीज़ों का, तमाम जो हैपनिंग हो रही है उसके लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि ज़िम्मेदार है, और उसी की वजह से जो है ये सारी हैपनिंग हो रही हैं, वही उसका ज़िम्मेदार है. देर इज़ अ सुप्रीम सिंगल अथॉरिटी विच कंट्रोल्स everything, every happening in this world. Means humans started thinking rationally at this stage. तो ये पहला जो स्टेज था सुपर नेचुरल चीज़ों के ऊपर जो है वो बिलीव करने का, जिसको हमने थियोलॉजिकल स्टेज कहा. ऑगस्ट कॉम्ट में जो 3 स्टेज बताया उसका पहला स्टेज था थियोलॉजिकल स्टेज. उसकी हमने 3 मज़ीद फेटिशिज़म और उसके बाद जो है वो पॉलीथिज़म और उसके बाद जो है वो हमने मोनोथिज़म पढ़ा. सुपर नेचुरल चीज़ें सारी की सारी. अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं जो कि है मेटाफिज़िकल और एब्स्ट्रैक्ट स्टेज. अच्छा, ये मेटाफिज़िकल एब्स्ट्रैक्ट स्टेज जो है इसको हम कह सकते हैं माफूकुल फितरत ताकतें. यानी कि अगर हिंदी में अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इसको इंग्लिश में समझ लें सुपर नेचुरल फोर्सेस. अब की दफ़ा सुपर नेचुरल थिंग्स नहीं है बल्कि सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं. ये फ़र्क आ गया कि जो है वो अब की दफ़ा जो है ये ताकतें हैं, चीज़ें नहीं हैं. सो मैंने आपसे कहा था चीज़ों पे एम्फोसिस कर रहा हूँ. तो अब आप देखें कि ये मेटाफिज़िकल जो स्टेज है इसके अंदर इंसान कह रहा है कि अब ये जो दुनिया में जो हैपनिंग्स हो रही हैं इसका ज़िम्मेदार जो है वो सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, कोई चीज़ नहीं. माफूकुल फितरत ताकतें. ठीक है जी. अकॉर्डिंग टू ऑगस्ट कॉम, the metaphysical stage started from 1300 AD and was short lived roughly till 1800. वो कहता है कि ये दौर थोड़ा छोटा सा था और ये तकरीबन 500 साल पे मुहित है. 500 साल के दरमियान है, 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक. मेटा मीन्स बियॉन्ड द फिज़िकल, फिज़िकल मीन्स मटेरियल, यानी कि मटेरियल से बियॉन्ड है कोई चीज़, मटेरियल वर्ल्ड से बियॉन्ड है. ये इसका ताल्लुक़ दुनिया के मादों से नहीं है, यानी कि टेंजिबल चीज़ों से नहीं है जिनको हम छू सकें. ये वो नहीं है. ये पत्थर नहीं है, ये जो है वो कोई दरख्त नहीं है. ये इससे आगे की सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं. ये सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं. वो सुपर, इससे पहले का जो दौर था सुपर नेचुरल थिंग्स नहीं है, सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं, रिप्लेस्ड बाय सुपर नेचुरल फोर्स. अब आप देख सकते हैं कि सुपर नेचुरल बीइंग्स किससे रिप्लेस हो रही हैं? सुपर नेचुरल फोर्सेस से. ये देखिए सुपर नेचुरल फोर्सेस, मैंने आपको बताया था कि सुपर नेचुरल बीइंग्स क्या थी. ये इंसान का पहला स्टेज था. कौन सा स्टेज था? वो ये स्टेज था जिसको हम थियोलॉजिकल स्टेज कह रहे हैं. ये वाला स्टेज सुपर नेचुरल जो है वो बीइंग्स यानी कि चीज़ें, और जो है वो थियोलॉजिकल के बाद दूसरा स्टेज जो ऑगस्ट कॉम्ट बता रहे हैं वो कौन सा बता रहे हैं? ये बता रहे हैं मेटाफिज़िकल स्टेज, जिसको वो कह रहा है कि सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, अब की दफ़ा बीइंग्स नहीं है. एन एब्स्ट्रैक्ट फोर्स डिटरमिन द हैपनिंग्स ऑल इवेंट्स अकर ऑन अर्थ. वो कहता है कि अब की दफ़ा जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो किसी सुपर नेचुरल फोर्स, किसी अनदेखी ताकत की बिना पे हो रही हैं. वो अनदेखी ताकत जो है वो उसकी एग्जांपल्स वो दे रहा है, जैसे कि टाइम, स्पेस, इवेंट, कैजुअलिटीज़. वो कहता है कि अब इस दौरान में इंसान ने ये सोचा कि भाई कोई हादसा हुआ जिसकी वजह से आगे ये कुछ हुआ. वो कहता है कोई वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये कुछ हुआ. कोई कहता है कि ये वक्त हुआ तो इसकी वजह से ये कुछ हुआ. तो यानी कि बहुत सारी जो है इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, कोई एक चीज़ नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं. सो आप समझ रहे हैं कि जो है वो मेटाफिज़िकल स्टेज जो है वो क्या हुआ. अगला स्टेज था पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज. और साइंटिफिक स्टेज के अंदर जो है वो इसको इसने पॉजिटिविज़म का भी नाम दिया, पॉजिटिव स्टेज कहा. पॉजिटिविज़म ये कहलाई फ़िलासफ़ी कहता ऑल फिनोमेना आर सीन एज सब्जेक्ट टू नेचुरल लॉज दैट कैन बी इन्वेस्टिगेट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. याद रखिए साइंस की डेफिनेशन है ये कि द स्टडी कलेक्टेड थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस. तो जो है वो यहाँ पे भी उसने वही साइंटिफिक मेथड को ही लिया है कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से जो इल्म हासिल हो रहा है वो जो है वो पॉजिटिविज़म कहलाएगा. और ये वो दौर है जबकि पॉजिटिव स्टेज आया, इंसान की सोसाइटी जो है वो पॉजिटिव स्टेज में दाखिल हो रही है. और इसको इसने 19वीं सदी से जो है वो ताबीर किया, यानी कि 1800 से 1800, 1801, 1802 से
वो कहता है पॉजिटिव स्टेज स्टार्ट होता है और यहाँ से जो है वो इंसान एक नए दौर में दाखिल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि ये साइंसी दौर है। कहता है द पॉजिटिव और साइंटिफिक नॉलेज इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड दीज फैक्ट्स आर गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशन एट एक्सपेरिमेंट। वो कहता है पॉजिटिव और साइंटिफिक, इसने इस नॉलेज को पॉजिटिव नॉलेज कहा, और ये पॉजिटिव नॉलेज किस तरह से हासिल हो सकती है, सिर्फ हक़ाइक़ की बुनियाद पे। अब इसके अंदर बातें नहीं हो रही कि सुपर नेचुरल बींग्स हैं या सुपर नेचुरल फोर्सेस हैं, वो सारा का सारा थियोलॉजिकल और मेटाफिज़िकल जो है वो स्टेजेस अब माजी की कहानियाँ हैं। वो कहता है कि आज के दौर का इंसान जो है वो फैक्ट्स की बुनियाद पे काम करता है, और वो फैक्ट्स किसको मानता है, जिसको वो देख सके, जिसको वो ऑब्ज़र्व कर सके और जिसके ऊपर के वो एक्सपेरिमेंट कर सके। तो कहता है दिस स्टेज इज़ डोमिनेटेड बाय द एंट्रप्रेन्योर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट, और ये जो है इसकी मिसालें हो गई कि इसी की वजह से जो है वो एंट्रप्रेन्योर्स बने, यानी कि मुख्तलिफ एंट्रप्रेन्योर को आप क्या कहेंगे जनाब, यानी कि ऐसे लोग कारोबारी हजरात बने, टेक्नोलॉजिस्ट बने, ठीक है जी। लोगों ने नई नई टेक्नोलॉजी लेके मैदान में आए तो टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं भी समझ में आ जाएगा। देखिए अब इसको समरी करते हैं कि भाई अगर ये सब कुछ उसने 3 स्टेजेस बताए, तो सर आपने तो ये बताया कि सोशलॉजिस्ट जो है माशरे के अंदर चेंज देख रहा है, तो इसमें चेंज क्या आ रही है, क्या चेंज हुई, तो वो चेंज देख लेते हैं कि इसके ज़रिए से चेंज क्या आई माशरे के अंदर। अगर उसने पूरी इंसानियत को जो है वो 3 हिस्सों में डाल दिया कि सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हो रही है, यूनिलीनियर हो रही है, यानी एक सिम्प में आ रही है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स हो रही है, तो क्या हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसने 3 स्टेजेस बताए थे, थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिज़िकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज, तो इसके 3 इंटेलेक्चुअल स्टेज आ गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ये कहता है कि हर स्टेज दूसरे स्टेज से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, यानी कि थियोलॉजिकल स्टेज सिंपल था, लोग यहाँ पे सादे थे, उनके ख़यालात सादे थे। फिर मेटाफिज़िकल में और कॉम्प्लेक्स हुए, वो पॉजिटिव फेज़ के अंदर और ज़्यादा हो गए। अब इसके असरात क्या रहे, मटेरियल असरात क्या रहे। जब थियोलॉजिकल फेज़ आया, जब इंसान ने कहा कि जो है वो सुपर नेचुरल थिंग्स और सुपर नेचुरल बींग्स हुई, तो जो है वो थियोलॉजिकल स्टेज के अंदर तो उसने सबसे पहले मिलिट्री बनाना शुरू करी, उसकी एक फैमिली बनी, उसका सोशल यूनिट जो बना वो फैमिली की सूरत में बना, उसने जो है वो शादी की, उसने बच्चे पैदा किए, फैमिली बनी है एक उसकी। और जो है उसकी टाइप ऑफ ऑर्डर क्या, वो डोमेस्टिक ऑर्डर था, और प्रिवेलिंग सेंटीमेंट्स क्या थे, अटैचमेंट और अफेक्शन के थे। ये जो है वो थियोलॉजिकल जो है वो स्टेज था, जहाँ पे कि जो है वो फैमिली बन रही है, उसमें रिश्तों की कदर है, अटैच हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए, बंधे हुए, और साथ में उनके पास एक मिलिट्री भी, एक ताकत भी है उसके पास, उनके पास एक मेटाफिज़िकल के अंदर जो है, अब मिलिट्री के अंदर जो है ना लॉ नहीं है, जिसके पास जो है वो ताकत है बस उसका डंडा, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये थियोलॉजिकल फेज़ के अंदर जो सोसाइटी थी वो जिसकी लाठी और उसकी भैंस की बुनियाद पे जो है वो अमल करती थी। मेटाफिज़िकल के अंदर लीगलिस्टिक जो है वो दौर आ गया, यहाँ पे अब कानून बन रहे थे, कोई किसी के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर सकता था, दुनिया जो है वो कवानीन के अंदर ज़िम्मे में आ रही थी। सिर्फ मिलिट्री पावर के ज़रिए से लोग जो हैं वो अब दूसरों के ऊपर जो है वो अपना हक़ नहीं जता सकते थे, कवानीन बन रहे थे, और जो है वो स्टेट बन रही थी, रियासतें बन रही थी, यानी कि अब जो है वो सोशल यूनिट जो हो गया था वो एक रियासत हो गया था, और अब जो टाइप ऑफ ऑर्डर था वो कलेक्टिव ऑर्डर था, सब एक रियासत, एक आइन के तहत रहते थे, एक उसूल बन गया था उसके तहत रहते थे। और जो है वो इसी तरह से जो है वो इस दौर के अंदर जो है ना वेनरेशन और रिस्पेक्ट जो है वो इसकी की थी। अब जो है वो आपको आइन की पासदारी करनी थी, आपको कवानीन का एहतराम करना था, ये इस बुनियाद पे माशरा जुड़ा हुआ था। सोसाइटी बन रही थी वेनरेशन पे, कवानीन की बुनियाद पे बन रही थी, और वो बन रही की सूरत में थी, स्टेट की सूरत में बन रही थी मेटाफिज़िकल स्टेज में। जबकि पिछले दौर के अंदर जो सोसाइटी बन रही थी फैमिली की सूरत में बन रही थी, डोमेस्टिक ऑर्डर बन रहा था उसमें। इस दफ़ा कलेक्टिव ऑर्डर था और वो स्टेट की सूरत में आ रही थी। आगे चलते हैं, पॉजिटिव स्टेज के अंदर देखते हैं, कहता है ये यहाँ पे मटीरियल फेज़ में अब जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, यानी कि माशरा जो है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर खड़ा होना शुरू हो गया, बड़े बड़े एंट्रप्रेन्योर्स आ गए, बड़ी बड़ी जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, दुनिया को चला रही। कहते हैं कि जनाब अब जो है वो तो बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं वो इस वक्त वो इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही हैं,
वहाँ पे अब आप देखते हैं कि जो मटेरियल फेज़ है वो पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे जो है वो आपने देखा पहले थियोलॉजिकल के अंदर मिलिट्रीज़ बन रही हैं, ठीक है जी। मनमानी कौन कर रहा है? मिलिट्री मनमानी कर रही है। फैसला कौन करेगा दुनिया का? वो मिलिट्री करेगी। मेटाफिज़िकल के अंदर जो है वो लीगलिस्टिक जो है वो इंक्लूजन आ रहा है। अब इसमें कवानीन, मिलिट्री ख़त्म नहीं, मिलिट्री भी मौजूद है, लेकिन अब उसके अंदर एक आमेजिश लीगलिस्टिक हो गई कि भाई मिलिट्री के ज़रिए से आप बदमाशी नहीं कर सकते, मिलिट्री आप रखें लेकिन साथ में कवानीन बनाइए। अब तीसरे फेज़ के अंदर जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स हो गया, मिलिट्री तो मौजूद है, कवानीन भी हैं, लेकिन डोमिनेट कौन करेगा? जिसके पास इंडस्ट्रीज़ होंगी, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, जिसके पास सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग होगी, दुनिया को लीड वो करेगा, वो बताएगा। और आज आप देख सकते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया के बड़े बड़े, चाहे वो पेट्रोल के हों, चाहे असलहे के हों, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी के हों, चाहे वो आपके इस वक्त हाथ में मोबाइल के हों, वो डिसाइड करेंगे, वो आगे रहेंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो फैज़ उठाएंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है जी। इसी तरह टाइप ऑफ सोशल यूनिट जो है वो रेस हो गया। यहाँ पे अब जो है वो रेस, ह्यूमैनिटी जो है वो जो है वो दूसरे लफ्ज़ों में कह लें इंसानियत जो है वो सोशल यूनिट है। नो डाउट के अभी भी बुनियादी यूनिट फैमिली है और उसके फैमिली से स्टेट बन रही है, और अब और दुनिया बड़ी हो गई, वसी हो गई। अब वो इंसानियत के तौर पे देख रही है, वो पूरी ह्यूमैनिटी की सोच रही है, वो इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रही है, वो पॉल्यूशन के बारे में बात कर रही है, वो यूनिवर्सल जो है वो एजुकेशन की बात कर रही है, वो यूनिवर्सली जो है वो पोलियो के ख़ात्मे की बात कर रही है, वो यूनिवर्सली सेहत आम्मा की बात कर रही है कि हर जगह सेहत हो। तो ये जो है वो अब आप देख सकते हैं कि सोशल टाइप किस तरीके का हो रहा है। तो ये जो ऑर्डर है वो भी अब आप समझ गए कि यूनिवर्सल ऑर्डर आ गया है, और जो है यहाँ पे बेनोवलेंस आ गई है। अटैचमेंट और अफेक्शन तो मौजूद है प्रिवेलिंग सेंटीमेंट्स में, ऐसा नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स। वेनरेशन भी आ रहा है, अब अटैचमेंट अफेक्शन भी है फैमिली की सूरत में, वेनरेशन रिस्पेक्ट भी है लॉज की सूरत में, और अब बेनोवलेंस भी है। आपको पता है अभी जो कोरोना वायरस के अंदर जो है वो कई मिलियन डॉलर्स की जो है वो अभी मैं सुन रहा था बिल गेट्स ने जो है वो कई मिलियन डॉलर्स की जो है वो डोनेशन दी है। मैडोना मशहूर एक गुलकारा है, उसने कई मिलियन डॉलर्स की जो है वो डोनेशन दी है कोरोना के लिए। और जो है वो और भी मैंने अभी कई लोगों का, पाकिस्तान में भी कई हजरात ने जो है वो बेनोवलेंस कहते हैं, रफ़ाए आमा जिसे हम क्या कहेंगे, खिदमत खल्क, अल्लाह के बंदों की खिदमत, इंसानियत की खिदमत, अगर आपको आम आसान लफ्ज़ों में समझ में नहीं आया तो बेनोवलेंस कहलाया। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द एंटायर पॉजिटिविज़म। आई होप कि आपकी ये समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मेरा हक बनता है, ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और जो है वो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू।